नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी टीचर आज आपको 9वीं कक्षा का 10वां अध्याय अपराजय पढ़ाने वाली हूँ। अपराजय इस कविता के रचनाकार कमल कुमार जी हैं। बच्चों, अपराजय का तात्पर्य है यहाँ पर जो कभी भी पराजित न हो, अर्थात जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में हार न माने उसे अपराजय की श्रेणी में रखा जाता है। बच्चों, कमल कुमार जी की जो भी लेखनी है, अर्थात उन्होंने जो भी लेख लिखा है वह अधिकतर जीवंत कहानियों के ऊपर आधारित होता है। और ठीक इस कहानी को जो हम अपराजय पढ़ने वाले हैं, यह कहानी भी एक जीवंत कहानी है। बच्चों, कहा जाता है कि मनुष्य परिस्थिति के हाथ में एक कठपुतली के समान होता है, पर यह कहावत एक साधारण मानव के लिए सही हो सकता है, परंतु इस पृथ्वी पर ऐसे भी अनेक मनुष्य हैं जो किसी भी हालत में परिस्थिति का ऊपर होकर परिस्थिति का सामना करके संकट से बाहर आए हैं। जैसे बच्चों, हम देखते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं होती है भोजन, पानी, मकान, लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो ये मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त करने से उनकी भूख शांत नहीं होती, बल्कि उनकी कुछ और भी भूख, उनकी जो जिज्ञासा की भूख होती है, सीखने की जो एक ललक होती है, जब तक उसे वो पूरा नहीं करते तब तक उनकी भूख शांत नहीं होती। अर्थात वह अपने ज्ञान को और भी बढ़ाते रहते हैं, फिर वह और भी ज्ञान की श्रेणियों को सीखते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं चित्रकला, संगीत, वाद्य, अनेक शास्त्रों को हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। तो बच्चों, ये जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं अपराजय, वह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिन्होंने कभी भी परिस्थिति के सामने हार नहीं माना। परिस्थिति कितनी भी कठिन हुई पर उन्होंने वहाँ पे घुटने न टेक कर बल्कि उस परिस्थिति का सामना करते हुए हम लोगों को एक जीवंत कहानी के रूप में एक प्रेरणा देते हुए चले गए और हमें जीवन जीने की एक अलग कला सिखा गए। तो आओ बच्चों, हम इस कहानी का प्रारंभ करते हैं। स्ट्रेचर को धकेलते हुए बड़ी तेजी से अस्पताल के गलियारे से ले जा रहे थे। स्ट्रेचर के पीछे घर के सदस्य, मित्र, परिजन और पड़ोसियों का एक काफिला सा था। सभी के चेहरों पर अकुलाहट थी। त्वरा से नर्सों ने स्ट्रेचर को ऑपरेशन थिएटर के भीतर धकेला और दरवाज़ा बंद हो गया। सभी बाहर रुके खड़े थे। अमरनाथ के परिवार के लोग परेशान थे। उनका बेटा अनिल बेंच पर मुंह नीचा किए बैठ गया। धीरज रखो, चोपड़ा ने उनके कंधे पर थपथपाकर ऐसे कहा था। बच्चों, यहाँ पे शायद घटना स्थल के बाद की कहानी हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अस्पताल की जिक्र हो रहा है। स्ट्रेचर पे अमरनाथ जी को सुलाया गया है और उनको बड़े तेज़ी से ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे हैं और उनके साथ उनके मित्र, परिवार, सभी सदस्य उनके पीछे पीछे एक काफिले की तरह, एक झुंड की तरह उनको देख रहे हैं। उनका जो बेटा है वो बेचैनी से सर को नीचे किए बैठा है। उतने में चोपड़ा जी उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए उनके कंधे को थपथपाते हैं और कहते हैं कि धीरज रखो बेटा, उम्मीद बहुत कम है। डॉक्टर ने कोई आश्वासन नहीं दिया है, पर हुआ कैसे? यहाँ पे वो बोलते हैं कि उम्मीद अर्थात आशा बहुत कम है बचने की, ऐसा डॉक्टर ने बोला है। अनिल चोपड़ा जी को कह रहे हैं। तो यहाँ पे चोपड़ा जी अनिल को पूछते हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। आगे देखते हैं बच्चों। दुर्घटना हाईवे पर हुई थी। हम तो दोपहर से ही इंतज़ार कर रहे थे। दोबारा बाबूजी ने मोबाइल पर बताया कि वह सुबह नहीं निकल सके, इसलिए शाम तक ही पहुँचेंगे। 9 बजे तक वे नहीं पहुँचे तो सब चिंतित हुए। मोबाइल की घंटी बज रही थी पर कोई उठा नहीं रहा था। रास्ते में रुकना तो उन्हें था ही नहीं। अगर रुकते भी तो फ़ोन पर ज़रूर बता सकते थे। आसपास कई जगह फ़ोन किया लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। रात के 1 बजे हम पुलिस स्टेशन पहुँचे। पुलिस से मदद मांगी। सुबह 5 बजे फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि इस नंबर की गाड़ी अलवर के रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। दुर्घटना स्थल पर भयानक दृश्य था। किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी। अनिल धीरज को साथ लेकर गया था। यहाँ पे ये पूरी आप बीती घटना अनिल चोपड़ा जी को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो पिताजी का इंतज़ार कर रहे थे।
लेकिन पिताजी का सुबह फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि वह सुबह नहीं निकल पाए, इसलिए उनको आते समय शाम हो जाएगी और उन्हें कहीं रास्ते में रुकना भी नहीं था। अगर वह रुकते तो हमें ज़रूर बता देते थे। जब अब पिताजी घर पर नहीं आए तो हम सब घबराकर पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज कराने गए और पुलिस की सुबह 5 बजे फ़ोन हमारे पास आया और उन्होंने हमें जिस स्थल पर दुर्घटना हुई थी वहाँ का पूरा बीती बात उन्होंने बता दिया और उन्होंने बताया कि यहाँ पर किसी की भी बचने की उम्मीद नहीं थी। अनिल अपने धीरज को साथ में लेकर गया था। अब हम देखेंगे कि जो भी मित्र, परिजन, रिश्तेदार वहाँ पे अस्पताल में आए हैं वह किस प्रकार अपनी अपनी बातें प्रस्तुत कर रहे हैं। उनमें से कुछ कहते हैं कि अमरनाथ जैसा इंसान के साथ ही ऐसा होना था। ट्रक वाला जरूर पिया होगा, परंतु सबूत कोई नहीं था। वह तो रुका ही नहीं, वह टक्कर मारकर निकल गया। इंसानियत का भी अगर सबूत दिया होता तो ड्राइवर भी बच जाता। अधिक रक्तस्राव से उसकी मृत्यु हुई। 10 साल से इस परिवार के साथ था। यहाँ पे इस बात का भी जिक्र होता है कि जो ट्रक वाले ने टक्कर मार के भाग गया, अगर वह इंसानियत थोड़ी भी दिखाता, वहाँ वह रुक जाता, तो शायद जो अमरनाथ जी का ड्राइवर था, जो 10 साल से उनके परिवार की सेवा कर रहा था, वह उसकी मृत्यु नहीं होती। उसकी मृत्यु अधिक रक्त बहने से उस ड्राइवर की मृत्यु हो चुकी थी। 10-15 मिनट का समय भी अब अस्पताल में मुश्किल से बीतने लग गया। जब ये दुर्घटना की बात अनिल को पता चली थी तो अनिल का चेहरा ही बुझ गया था और अनिल के साथ ही साथ और लोगों के चेहरे पर भी ये सवाल था कि यह घटना आखिर कैसे हो गई और इतनी बड़ी दुर्घटना में आखिर अमरनाथ जी बच कैसे गए। अमरनाथ जी ने हंसकर कहा कि मुझे अभी मरना ही नहीं था, इसलिए वह बच गए। ऐसी बात अमरनाथ जी ने लोगों को की थी। अमरनाथ जी से लोग कैसे बात करें ये किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। सब चुप थे अमरनाथ जी के सामने। अमरनाथ जी अपनी रो में कह रहे थे, भाग्यशाली हूँ इसलिए बच गया। मुझे ड्राइवर का दुख है, अगर मैं उस वक्त बेहोश न हुआ होता तो उसे बचा लेता, कभी भी मरने नहीं देता। यहाँ पे अमरनाथ जी इस परिस्थिति में भी, ऐसी हालत में भी वह अपने ड्राइवर के लिए अफसोस प्रकट कर रहे थे। सब चुप उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी तरफ देखकर अमरनाथ ने पूछा था, कुछ समस्या है? मुझसे कुछ छिपा रहे हो क्या तुम? क्या हुआ? जब लोग चुपचाप सिर्फ अमरनाथ जी की बातें सुन रहे थे, अमरनाथ जी को देख रहे थे, तो अमरनाथ जी को शंका हुई कि जरूर कुछ बात है, इसलिए ये सब शांत है। और अमरनाथ जी ने आखिर पूछ ही लिया कि क्या कोई समस्या है, कोई बात है जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो क्या हुआ? इतने में अनिल ने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा था, आप ही बता दीजिए डॉक्टर। डॉक्टर ने अपने को समेटते हुए कहा, अमरनाथ जी ऐसी दुर्घटना में आप बच गए, यह बहुत बड़ा चमत्कार है। अब आप ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर थोड़ा सा अटकता है, वो कहते समय कुछ रुक जाता है और हिम्मत जुटाकर पुनः अमरनाथ जी से कहते हैं कि देखिए, आपकी टांग बुरी तरह से कुचल गई थी। बिना देखभाल के 4 घंटे आप वहाँ पड़े रहे, इससे आपके शरीर में जहर फैल गया। इसलिए वह फिर वहाँ पे डॉक्टर रुकते हैं और आगे कहते हैं कि आपकी टांग काटनी पड़ेगी, नहीं तो शरीर में जहर फैलने का अंदेशा है। अमरनाथ ने अपने परिवार के लोगों की तरफ फिर डॉक्टर की तरफ देखा और हंसे। यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अमरनाथ जी इस घटना से बिल्कुल भी व्यथित अर्थात चिंतित नहीं थे। वह कहते हैं कि टांग ही काटनी है तो काट दो। 60 साल तक इन टांगों के साथ जिया हूँ, खूब घूमकड़ी की, अर्थात यहाँ पे वो कह रहे हैं मैंने बहुत घूमा। देश में विदेश में, पहाड़ों पर, समुद्रों के किनारे, रेगिस्तान में, पठारों में, सभी जगह घूमता रहा। जीने के लिए सिर्फ टांगे थोड़ी ही है मेरे हाथ भी तो हैं, देखो। उन्होंने दोनों हाथ उठाए, मेरा बाकी शरीर भी है। वे खुलकर हंसे थे। डॉक्टर ने चैन की सांस ली थी। यहाँ पे डॉक्टर को एक राहत महसूस होता है कि अमरनाथ जी अभी भी शक्ति को बांधे हुए, वह यहाँ पर भी हार नहीं मानते। अनिल बढ़कर पिता को गले से लगा लेता है। जब अमरनाथ जी ऐसी बातें करते हैं,
तो अनिल आगे की तरफ बढ़कर अपने पिता को गले लगा लेता है कि ऐसी परिस्थिति में भी उनके पिताजी दुख की झलक नहीं उनके चेहरे पे दिखाई दे रही है। बाबूजी बाबूजी, अरे इसमें ऐसा क्या है? मेरा जीवन मेरी इस 3 फीट की टांगों से तो बड़ा ही होगा ना, फिर क्या? अनिल गले लगकर बाबूजी बाबूजी कहकर रुआसे स्वर में कहता है तो अमरनाथ जी अपने बेटे को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि इसमें क्या हुआ, टांग ही तो कट रही है। मेरा जीवन सिर्फ 3 फीट की टांगों में थोड़ी है, पूरा जीवन पड़ा है और मेरे पास मेरा शरीर है ना, क्या हुआ? अब तक हमने देखा बच्चों कि किस प्रकार अमरनाथ जी अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक नई प्रेरणा देते हैं और हार न मानकर वह पुनः जीवन जीने की एक ललक उनमें एक झलक दिखाई देती है। अब हम बच्चे आगे की स्टोरी देखेंगे। अमरनाथ की टांग कट गई थी, वे घर गए थे। एक स्वचालित व्हील चेयर उनके लिए आ गई थी, अर्थात खुद से चलने वाली कुर्सी थी जिस पर बैठकर वे घर भर में घूमते थे। अमरनाथ के कहने पर घर में कैनवस, रंग, ब्रश, इजल सब सामान आ गया। अर्थात बच्चों अब यहाँ पे अमरनाथ जी के एक और स्वरूप को हम देखेंगे जो उनका एक चित्रकार का स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत होगा। इन्होंने इजल पर कैनवास लगाया था। वे हंसते हुए कहते हैं, देखो वर्षों तक मैं चित्रकार बनने और चित्र बनाने की सोचता रहा पर मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। मैंने विश्व भर में काला दीर्घाओं में विश्व के बड़े बड़े चित्रकारों के चित्र देखे और सराहे हैं, पर जब भी मैं उन्हें देखता तो उन चित्रों में अपने रंगों के लगाए जाने की कल्पना करता था, फिर सारा परिदृश्य ही बदल जाता था। यहाँ पर वो चित्रकारी करते हुए कहते हैं कि अब तक मैंने कई बार सोचा कि मैं चित्रकारी करूं। मैंने कई देश विदेशों के कलाकारों को देखा और मैं हर बार उनके चित्रों को देखकर उनके चित्र में अपने रंगों को भरने की अनुभूति महसूस करता था और आज मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं वो अपने सपने को साकार कर सकता हूं। इस मानव आकृति के चित्रों में मूर्ति शिल्प का समन्वय था। स्त्री रंगों के बिना जहाँ उन्होंने रेखाओं से आकृति बनाई थी वहाँ उनमें मांस, मज्जा और अस्थिया तक को भी देखा जा सकता है। सर्वप्रथम जो अमरनाथ जी ने चित्रकारी की थी वह उन्हें चित्रों के साथ साथ मूर्ति शिल्प अर्थात बच्चों मूर्ति का भी समन्वय देखने को मिला, उसका भी समावेश हमें देखने को मिला। सर्वप्रथम उन्होंने रेखाओं से चित्र बनाया था, बाद में जो उनके चित्र बनते थे उसमें मांस, मज्जा और अस्थिया अर्थात वो चित्र हमें जीवंत स्वरूप में भी देखने को मिलता था। कुछ चित्र ऐसे होते हैं जिसे देखकर हमें लगता है कि वह अभी बोल उठेगा, तो ऐसे चित्र अमरनाथ जी बनाने लग गए थे। रेखाओं वाले चित्रों में एक प्रवाह, ऊर्जा, उमंग और चुस्ती फुर्ती थी। लगता था ये आकृतियाँ अभी संवाद करेगी। जैसे मैंने बच्चों बोला कि जो उनकी चित्रकारी थी वह ऐसे लगता था कि अभी संवाद करेगी, अर्थात अभी वह हमसे बातें करने लगेगी, ऐसा प्रतीत होता था उनके चित्रों को देखकर। हाथ पकड़कर साथ हो लेगी, इतना जीवंत रंग रेखाओं से उनका प्यार उनकी हर सांस निश्चित होता था, उनके चित्रों को सजीव कर देता था। लगता था वे हर दृश्य, परिदृश्य, स्थिति और व्यक्ति के रंगों में रेखा में ढाल देंगे। बच्चों उस समय ऐसा प्रतीत होता था या अमरनाथ जी ऐसे चित्रों को बनाते थे कि ऐसा लगता कि वह जो भी दृश्य देख रहे हैं, जो भी स्थिति देख रहे हैं या जिस व्यक्ति से मिलते हैं उन सभी को अपने चित्रों में समेट देंगे और हमारे सामने प्रस्तुत कर देंगे। तो इस प्रकार हमने बच्चों अमरनाथ जी की एक अलग प्रेरणा, एक अलग स्वरूप को भी हमने देखा। उन्होंने जीवन जीने की एक अलग प्रेरणा हमारे सामने प्रस्तुत की। आगे आशा करती हूँ कि बच्चों आपको यहाँ तक ये कहानी समझ में आई होगी। अब इससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को सुलझाएंगे और इसके शेष भाग को हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।